कांग्रेस हमेशा से ये हमारे ऊपर आरोप लगाने का काम करती है कि हम कितने प्रतिनिधियों को जो है टिकट देते हैं। और रशीदी जी ने बहुत ही सही चीजों में कहा कि आप जब सांसद और विधायक बन जाते हैं तो उस समाज की बातों को कितनी प्रखरता के साथ संसद में या विधानसभा में आप उठाते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि हम टिकट किसी को दें या ना दें उस समाज से, महत्वपूर्ण ये है कि हम उनके हित के लिए कितना काम करते हैं। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबका विकास में की बात करती है, और भले वो टिकट दे या ना दे, लेकिन सबसे ज्यादा योजनाओं का, केंद्रीय योजनाएं हैं चाहे राज्य की योजनाएं हैं, उसका फायदा जो है वो मुस्लिम समाज को मिला है। ये बैठ के यहाँ पे रशीदी जी भी इस बात को स्वीकार करेंगे। हम देखिए, हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, हम मुस्लिम प्रो अपीसमेंट की राजनीति नहीं करते। और वहीं पे अगर कांग्रेस का अगर हाल आप देख लेंगे तो कांग्रेस क्या करती है। आज मैं कुछ आंकड़े आपके सामने बता देना चाहता हूं। असम का ही अभी जो 2-3 दिन पहले जो रिजल्ट आया है उसी का आंकड़ा ले लीजिए। असम में कांग्रेस ने जो लोगों को, जिस उम्मीदवारों को टिकट दिया था, उसमें 19 उम्मीदवार जो है वो जीत के आए, और जिसमें 18 उम्मीदवार जो है वो मुसलमान समाज से है। इसका मतलब ये है कि अगर ये मुसलमानों को टिकट ना दे तो इनको, जो हमारा बहुसंख्यक समाज है, जिनको विवेकानंद जी कहते हैं कि हम हिंदू हैं और भारत की आत्मा हिंदू है, अगर इस बहुसंख्यक समाज को दरकिनार करने का काम अगर कांग्रेस पार्टी करती है, रशीदी जी कुछ कह रहे हैं, फिर नाज़िम साहब आपके पास आए। ठीक है रत्नाकर जी, देश में रशीदी जी बोलिए। दलों की तरह होगा। देखिए, एक चीज को समझना पड़ेगा हमें जी, एक चीज को समझना पड़ेगा। एमपी एमएलए बना देना ये हमारे मसलों का हल नहीं है। मुस्लिम समाज के उत्थान की बात करना, मुस्लिम समाज नहीं, रत्नाकर जी तो कह रहे हैं कि जो देश का मुसलमान है उसके लिए बीजेपी काम कर रही, सबसे ज्यादा मुसलमानों को फायदा मिल रहा है। अरे मुझे बोलने तो दो मेरे भाई। अरे सर, मैं आपके हिसाब से अगर डिबेट कराने लगा तो मैं चला जाता हूं, आप करा लीजिए। मैंने तो यही बोला कि वो ऐसा बोल रहे हैं। मैं चुप हो जाता हूं, आप डिबेट कर लीजिए, उसमें क्या है? मैंने वही कहा कि उन्होंने ये चीज कही है कि जो मुस्लिम समाज है उनके लिए बीजेपी काम कर रही है और सबसे ज्यादा फायदा मिला। इसमें क्या गलत कह दिया मैंने? कि भाई आपके हिसाब से डिबेट करूंगा तो हो गया काम। नहीं सर, आप मेरे हिसाब से मत करिए, आप मेरे हिसाब से मत करिए, लेकिन जो बात है, जो फैक्ट है, वो तो रखूंगा ना मैं। बोलिए, कंप्लीट करिए। यही तो दिक्कत है। सवाल ये है सबसे बड़ा, मैं कांग्रेस प्रवक्ता से ये बात कहना चाहता हूं, अब मुसलमान ने मन बना लिया है कि जो हमारे हितों की बात करेगा, हम सिर्फ इस बात पर वोट नहीं करेंगे कि मुसलमान के हितैषी हो आप। हितैषी होना अलग चीज है और मुसलमान के लिए काम करना अलग चीज है। ये दोनों बातें अलग अलग है। हमेशा से ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हमारी हितैषी तो रही, लेकिन आस्तीन का सांप बनकर इन्होंने हमें पढ़ने नहीं दिया, एजुकेशन की तरफ जाने नहीं दिया। अगर मुसलमान लड़का कोई मर्डर करके आ गया तो कांग्रेस पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने उसको जेल नहीं जाने दिया, छुड़वा दिया। उसका हौसला इतना बढ़ गया कि उसने 1 के बजाय 2 किए, 2 के बजाय 4 किए, और वो मर्डरिस्ट बन गया, वो कातिल बन गया। आज तक भी मुसलमान बच्चे जेलों के अंदर हैं, जो 36-36 साल के बाद, 25-25 साल के बाद, 20-20 साल के बाद बाइज्जत बरी हो रहे हैं। आज भी मुसलमान बच्चे जेल में हैं। इन्होंने ये किया, हमारी आस्तीन में बैठकर हमें ही ठगा है। इसलिए अब मुसलमान मन बना चुका है कि हमें या तो सीएम बनाओ, आशीष जी मुझे दे दीजिए, कम से कम डिप्टी सीएम बनाओ, ठीक है, तब हम समाजवादी, कांग्रेस या किसी भी पार्टी को वोट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, शर्मा साहब जवाब। देखिए आशीष जी, आपकी पूरी डिबेट के अंदर इतना बड़ा विरोधाभास है और आपकी डिबेट का आज टाइटल पिट गया। वो कैसे पिट गया? एक तो बात यह है कि थोड़ी देर पहले जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक आपके पास बैठे हैं तो वो कह रहे हैं कि भाजपा को एक भी बंदा वोट नहीं देता, भाजपा को मुसलमान एक भी व्यक्ति वोट नहीं देता है। मैंने नहीं मेरे मित्र बैठे हैं, आप सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अभी सुन लीजिए। कम से कम व्यक्ति का चॉइस तो सही कीजिए। भाजपा को एक भी मुसलमान वोट नहीं देता, ये अभी बोला गया। उसके बाद अविनाश जी बोलते हैं कि मुसलमान व्यक्ति
उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री है, और मेरे साजिद भाई कहते हैं कि मुसलमानों को मैंने कहा मंत्री अंसारी। नहीं, मुख्यमंत्री वाली बात नहीं कही शर्मा जी। कौन से डिबेट में बैठे हैं आप? कौन से डिबेट में बैठे हैं चंद्र मोहन जी? मैंने कहा माननीय मंत्री बनाया गया। अरे माननीय मंत्री, अब आपकी बात बोलोगे मैं सुन रहा था आपकी बात अंसारी जी। अरे अपनी उम्र का भी तो ख्याल रखिए अविनाश जी, आप सुन तो आपकी क्या घट रही है? आप बचकाना क्या कर रहे हैं? अगर आपकी उम्र घट रही है तो आप मत उछलिए, मैं बोल दूं तब बोल लीजिएगा। गोदी में बैठ के फेरे खाइए, आप मम्मी के गोदी में बैठ के फेरे खाइए। आप चमचा होता है उसको दर्द होता है। आपको व्यक्ति का पहचान नहीं है, आपको कोई विषय का ज्ञान नहीं है। आप मजबूरी आपको दर्द होना लाजमी है, लेकिन आप बीच में मत बोलिए, पॉपकॉर्न की तरह मत उछलिए। अरे वो बाद में भी आपके नंबर बन चुके हैं वहाँ भाजपा के अंदर की, आप उनके फेवर में बोलते हैं। उनका प्रवक्ता नहीं बोलता, आप बोल रहे हैं उनके फेवर में। ठीक है, मुझे बोलने की मेरी बात पूरी होनी चाहिए, जल्दी से कंप्लीट करिए। तो विरोधाभास इस डिबेट में ये हो गया कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस चीज के लिए कांग्रेस पार्टी मुसलमानों का ध्यान नहीं रखती, और मैंने अपने वक्तव्य में ये कहा कि कांग्रेस 145 करोड़ जनमानस का ध्यान रखती है, और 145 करोड़ जनमानस। अरे तो जो रशीदी जी कह रहे हैं शर्मा जी, उसका जवाब दीजिए ना। वो तो साफ तौर से कह रहे हैं कि कांग्रेस थी तो हमने भरोसा किया, उस समय क्यों नहीं आप लोगों ने ध्यान रखा। वो तो कह रहे हैं कि जो बच्चे थे जो मर्डर करते गए उनको छुड़ाने का काम नहीं किया गया, छुड़ाया गया। वो एक के बाद दो, दो के बाद तीन, यानी उनको पीछे धकेलने का काम कांग्रेस पार्टी पर लगाया जा रहा है। रशीदी जी तो साफ तौर से कह रहे हैं। और अगर मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री नहीं चुना गया तो वो अपना जानते कि अब किसको अपना वोट जाना है, वो तो डायरेक्ट ब्लेम कर रहे हैं। केरलम का आंकड़ा आपको दिया कि हमारे कितने विधायक मुस्लिम, कितने ईसाई, कितने मुसलमान और कितने अदर जीत के आए। क्या भाजपा किसी स्टेट का आंकड़ा दे सकती है? नहीं दे सकती, क्योंकि भाजपा के लिए कबीर साहब का एक दुआ बहुत फिट बैठता है जो अविनाश जी को सुनना चाहिए। कबीर को अविनाश जी सुन लीजिए, व्यक्ति को प्रवक्ता लिख दीजिए कर इनके पीछे। अविनाश जी को बहुत शौक है इस बात का। अरे अविनाश जी, आप अप्रोच लगा देंगे, मैं कह दूंगा किसी को, आपको लिख देंगे नीचे भाजपा के प्रवक्ता। आप खामेखा राजनीतिक विषय से लिखवाते हैं अपने नीचे। अरे बोलने तो दीजिए। कबीर जी के एक दुआ है, कबीर कुआं एक पानी भरे अनेक। कबीर कहते हैं कि कबीर कुआं एक पानी भरे अनेक, भांडे ही में भेद है। ये मुझे इनके बाद भांडे ही में मौका भेद दीजिएगा, भले 1 मिनट ही दीजिए, 30 सेकंड दीजिए, मुझे मौका दीजिए। कौन सा देशी सत्ता भारतीय जनता पार्टी, और उसके मन में ही भेद है, और उसको अपनी वोटों को लेने के लिए कहीं दुर्विकन का कीचड़ पैदा करना है, और उस कीचड़ में कमल खिलाना है। और कमल खिलाने का उनका कोई भी दायित्व किसी भी तरह से प्रवक्तर के अंदर तो चल जाता है, क्योंकि उनके प्रवक्ता प्रवक्तर की गौ माता को गौ माता कहते हैं। बोलिए रत्नाकर जी, बोलिए। जानबूझकर कांग्रेस को मुस्लिम लीग बताकर हिंदू ध्रुवीकरण करने का आरोप आप पर लग रहा है। कलम कह तो बात। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, और देश की जनता भी जानती है कि कांग्रेस जो है तुष्टीकरण की राजनीति में, मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति में किस कदर घिरी हुई है कि इन्होंने हिंदुओं के वोट, जो ओबीसी के वोट हैं, उनको काट करके और जो है 4% आरक्षण धर्म के आधार पे कर्नाटक में देने की कोशिश की, और तेलंगाना में तो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिख दिया कि 12% जो है हम आरक्षण जो है धर्म के आधार पे मुसलमानों को देंगे। संवैधानिक धज्जियां उड़ाने का काम कांग्रेस ने किया। और ये कांग्रेस किस मुंह से आज कह रही है? ये कांग्रेस वही है नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण में 53 बार कांग्रेस का नाम लेते हैं। 1986 में जो साहबानों वाला केस था, आपको याद होगा, साहबानों वाला केस को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का काम इसी राजीव गांधी की कांग्रेस की सरकार को, जिन्होंने बच्चों को मारा, उन्हीं को आपकी पार्टी के लोगों ने हाथ डाल के सम्मान किया। निर्लजता की भी कोई हद होती है। कांग्रेस पार्टी का चेहरा, चाल चेहरा और चरित्र है। ये मुसलमानों को रिझाने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं, चाहे वो असंवैधानिक ही क्यों ना हो। ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए आशीष, जल्दी से सर, जल्दी। आज देश की जनता इस इनके तुष्टीकरण की राजनीति को समझ चुकी है, और जहां जहां इन्होंने तुष्टीकरण की, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने की कोशिश की है, वहां पे हिंदू वोट लामबंद हुए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बड़ी बात कहना चाहता हूं, वहां हिंदू वोट लामबंद हुए हैं, जहां जहां पे कांग्रेस और टीएमसी जैसे लोग मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते थे। और 2027 में अखिलेश यादव के खिलाफ भी उसी तरह से
हिंदू वोट लामबंद होगा, क्योंकि हिंदू जनता समझ चुकी है। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, नाज़िम साहब कुछ कह रहे हैं, फिर रशीदी जी का रुख रत्नाकर करना भाई चाहता अब हूं। सुन लीजिए भाई, अभी आपने क्या कहा था? आपने कहा था कि मुसलमानों को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। अभी आपने कहा भाई, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि अपने राज्य के हर आवाम को उस योजना का लाभ पहुंचाने की। अब सुन लीजिए दूसरी बात, अभी मौलाना आप ये बताइए, आप यूसीसी का समर्थन करेंगे? आप सबकी समानता की बात करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसका समर्थन करेंगे? आप बताइए। 50 में जो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 341 को बैन कर दिया था, उसके बारे में चर्चा होगी, यानी कि हिंदू समाज का नहीं है तो उसको आरक्षण, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे वो किसी जाति का हो, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। इसका समर्थन आप करिए, आप में मद्दा है, आप में हिम्मत है। अब बड़ी बड़ी बातें करते हैं यहाँ पे आप लोग। आपको अधिकार चाहिए तो संविधान की दुहाई देने लगते हैं, और वही सरकारी जमीनों को जब कब्जा करके मस्जिद बनाते हैं तो आप लोग विरोध करने का काम करते हैं। यह तालीम हासिल करे, देश के जो मुख्य धारा से जोड़ने की बात होती है, उससे जुड़े मुस्लिम समाज देश को आगे ले जाए। लेकिन आप लोग क्या कहते हैं कि हमें वोट ना भी मिले, हम टिकट नहीं देते, लेकिन आपने यहाँ पे झूठ बोल दिया। मेरे मुल्क के वजीर आजम माननीय नरेंद्र मोदी जी से हाजी नाजिम खान पे इंतहा मोहब्बत करता है, और वो कहते थे कि मुझे देश के अंदर मुस्लिम समाज की वोट मिले। पश्चिम बंगाल में दिखा दिया उन्होंने कि किस तरह से हम जो है एकजुट होकर के और तृणमूल कांग्रेस को सबक सिखा दिए थे। ठीक है, ठीक है, डिप्टी सीएम आपने मुस्लिम चेहरा बनाया। ठीक है, एक ही मांग है, सबकी एक ही मांग है, रशीदी जी हो, हाजी नाजिम साहब हो, एक ही चीज कह रहे हैं कि भाई साहब मुस्लिम हमारे जो मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो, अब बड़े चेहरे के तौर पर आना चाहिए। रशीदी साहब एक छोटा सा सवाल है, कट टू कट जवाब दीजिएगा कि क्या अब मुस्लिमों को आत्ममंथन की जरूरत पड़ चुकी है, आत्ममंथन करना चाहिए? नहीं, मुसलमान तो आत्ममंथन कर चुका है, करना नहीं चाहिए, कर चुका है। अब मुसलमान जाग गया है, मुसलमान को इस बात का एहसास हो गया है कि 65 साल तक इन पार्टियों ने हमें जाहिल रखा, अनपढ़ रखा, तालीम से दूर रखा। अब हमें एजुकेशन की तरफ जाना है। अगर हम एजुकेशन की तरफ जाएंगे तभी हमारा उत्थान हो सकता है, ये समझ गया मुसलमान। अब हम पहले तो ये हमें वोट बैंक समझकर हमसे वोट लेते थे, अब हम इनसे सौदेबाजी करके वोट देंगे अगर देंगे तो। नहीं तो हमारे लिए क्या भारतीय जनता पार्टी अछूत थोड़ा ही है? भारतीय जनता पार्टी भी संवैधानिक पार्टी है, एक वो गैर संवैधानिक पार्टी तो है नहीं। बल्कि मैं तो तमाम मुसलमानों से ये कहता हूं कि खुलकर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करो, खुलकर वोट दो भारतीय जनता पार्टी को, ताकि हम मोदी जी से ये कह सकें कि साहब हमारे लिए ये काम करो, हमारे लिए ये काम करो। जब तक हम खुलकर वोट नहीं करेंगे, जब तक हम किस मुंह से कहें कि भाई हमारे लिए फला काम करो। ठीक है गौतम साहब, ये भारतीय जनता पार्टी को सामने इंतहा कर दिया आपने तो भाई, रशीदी जी ने तो इंतहा कर दी भाई। अब भाई क्या करे, भारतीय जनता पार्टी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर बना दिया आपके लिए, 4000 करोड़ का बजट उसका ले आए हैं। आज देखो यूपी के अंदर 300 योजनाएं मुसलमानों के लिए चल रही है। अगर बच्ची ग्रेजुएट कर ले तो 50,000, ग्रेजुएट बच्चे की शादी हो तो इतने 300 के आसपास छोटी बड़ी योजनाएं मुसलमानों के वेलफेयर के लिए चल रही है। मोदी जी खुलेआम जा रहे हैं मस्जिदों के अंदर, गले मिल रहे हैं शेखों से, इतना तो वो दिल जीत रहे हैं। आप लोगों का इंतहा कर रहे हो भाई, आप तो जुल्म कर रहे हो। आप तो भाई आप पढ़े लिखे आदमी हो, ऐसा हो सकता है कि सिर्फ मुसलमान के लिए कोई योजना बने? मैं आपको मैं माइनॉरिटी में आता है, रशीदी भाई सिर्फ मुसलमान के लिए कोई योजना नहीं हो। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, आप देखो यूपी के अंदर अगर मुस्लिम लड़की ग्रेजुएशन कर लेती है तो उसके लिए अलग से, हिंदू लड़की ग्रेजुएशन करती है उसके लिए स्कॉलरशिप नहीं है। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, वो माइनॉरिटी के नाम पे है, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, माइनॉरिटी तो कह रहा हूँ मैं। ये बात माइनॉरिटी का मतलब क्या है? माइनॉरिटी का मतलब तो मुसलमान ही है, बौद्ध है और जो जैन है वो तो क्लेम करते नहीं इन चीजों का। मुसलमान अब भाजपा जो है, भाजपा ने इतना बड़ा दिल दिखा दिया आपके लिए, भाजपा ने इतना बड़ा दिल दिखा दिया, वो तो कह ही रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि एक संवैधानिक पार्टी है, इन लोगों ने बातचीत नहीं की। अब मैं तो, वो तो खुद कह रहे हैं, मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि भाई साहब आप बीजेपी के साथ चलो, वो तो कह रहे हैं, वो कहां डिनाई कर रहे हैं इस चीज को सर गौतम जी। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है अविनाश जी कि अब जो कांग्रेस सेकुलर पार्टी बनते हुए चल रही थी उस पर यह बड़ा आरोप लगा है और डिफेंड करने की जरूरत है। और रशीदी साहब भी कह रहे हैं कि मुसलमान अब समझ चुका है कि भाई साहब वहां नहीं जाना है, बर्बाद हो चुके हैं हम,
उनके पास विकल्प क्या क्या है वो भी समझना चाह रहा हूं, और ये भी समझना चाह रहा हूं कि क्या एंटनी वाली रिपोर्ट को अगर ये लोग देख लेते तो उससे फर्क पड़ जाता। मेरे समझ से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे समझ से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेकुलर होना और मुसलमान की पार्टी दिखना ये दो अलग अलग चीज है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, अगर सेकुलर का मुझे हिंदी रूपांतर बता दे तो मैं इनको मान जाऊंगा। सेकुलर हिंदुस्तानी वर्ड है ही नहीं। मुसलमान की दिक्कत हिंदुस्तान नहीं है, मुसलमान की दिक्कत है उसकी सोच। अगर मुसलमान की सोच में गजवाए हिंद है, अगर मुसलमान की सोच में यह है कि ये मेरा देश है ही नहीं, मैं तो यूएई से जुड़ा हूं, तो नुमाइंदगी भारत के पार्लियामेंट में क्यों होनी चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, आज जो डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं या मंत्री बनने की बात कर रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मुसलमान था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भाजपा ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मुसलमान बनाया। क्या मुसलमान ने वोट दिया भाजपा को? क्या मुसलमान ने वोट दिया भाजपा को? जहां तक माइनॉरिटी, एक मिनट बीच में नहीं बोलिए, जहां तक माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की बात है और उनके योजनाओं की बात है, अगर योजनाओं सबके लिए है तो माइनॉरिटी की जब बात होती है तो मुसलमान माइनॉरिटी में बाकियों को क्यों नहीं जोड़ता है? बाकियों की नुमाइंदगी को माइनॉरिटी क्यों नहीं माना जाता है? मुसलमान जब भी माइनॉरिटी की बात करता है सिर्फ और सिर्फ अपनी बात क्यों करता है? और जब योजना की बात आती है तब कहता है ये तो मुसलमानों की नहीं, ये तो माइनॉरिटी की है। अगर माइनॉरिटी का योजना है जो सब में बंटता है तो सारे माइनॉरिटी को अपनी नुमाइंदगी क्यों नहीं मानते? जवाब दीजिए। सुनिए, एक तो आपके दिमाग में गोबर भरा हुआ है गजवा हिंद का। यहाँ दो आपके भर दूं, आपके भर दूं, आपके सारे छेदों में भर दूं, आपके सारे छेद में भर दूं। मैं डिंपल यादव नहीं हूं, मैं डिंपल यादव नहीं हूं, मैं डिंपल नहीं हूं, मेरे गाल पे डिंपल नहीं पड़ते हैं, मैं डिंपल नहीं हूं। मैं भर दूंगा गोबर, मैं कायदे से गोबर भर दूंगा। आपकी तो मानसिकता खराब है, परवरिश भी खराब है, मानसिकता भी खराब है, दोनों ही खराब है। आपकी मानसिकता भी खराब है, परवरिश भी खराब है। बैठकर सीधी बातें भाई, क्या गजवाए हिंद गजवाए हिंद गजवाए हिंद लगा रखा है? मुसलमान गजवाए हिंद बोलता नहीं, तुम्हें बोलना पड़ गया गजवाए हिंद। तुम्हें गोबर के मुंह और गोबर से आगे नहीं निकलना क्या? जब मैं बात कह रहा हूँ, मैं अजय गौतम का जवाब दिया कि मुसलमान के नाम पर बात न करो। पीछे जो झंडा है वो किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का झंडा लग रहा है। आपका जो पीछे जो झंडा लग रहा है किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का झंडा है। नहीं, ठीक है। अब मैं शर्मा जी का रुख करता हूं। मैं समय के हिसाब से मैं चल रहा हूं अपने हिसाब से। शर्मा जी, आरोप तो आप पर ही लग रहा है ना, शुरू से आप रहे, अंत अभी तक आप थे। अगर आप लोग जिन पर भरोसा भी कर गए उन्होंने भी आपको दरकिनार कर दिया और सबसे लीस्ट पार्टी में रखते हैं, मतलब विकल्पों में भी अगर जाए, रशीदी जी की बातों को अगर मैं ध्यान में रखूं भी तो उनके पास विकल्प में सबसे लीस्ट पर आ रहे हैं आप, और ऊपर टीएमसी, और टीएमसी के बाद से बाकी जो मुस्लिमों को लेकर अपने आप को चौड़े होकर चलते हैं कि हम उनकी बात करते हैं, कहते हैं, उनके लिए चीजें रखते हैं। कहां स्टैंड कर रही कांग्रेस? मंथन की जरूरत है या नहीं? मैं एक बात का साधुवाद देता हूं आपके चैनल को और आपको कि आज ने आपने एक टॉपिक रखा और आपके सारे व्यूज में चाहे जितनी भी आपकी टीआरपी रही होगी, आज देश का सच और भाजपा का सच आपके हम सब के लोगों में उजागर हो गया कि क्या सोच है। अगर एक व्यक्ति एक मजहब का भाजपा के लिए बोले तो दूसरा व्यक्ति देश के नागरिक को कहाँ अपमानित करता है, ये आपके चैनल से देश ने देखा। उस देश को देखा जिस देश में सब लोगों ने मिलकर एक अंग्रेजी हुकूमत को उठाकर देश को तिरंगे के ऊपर लाया, और उसी के अंदर अविनाश जी जैसे आदमी जो कभी चंद छोटी सी उम्र में रहा करते होंगे उस आजादी के हकदार रहेंगे, और आज उनकी विदेश की धरती से अपने देश का अपमान करते हैं। अमेरिका में जाके कहते हैं कि हमारे यहाँ आओ, जर्मनी में जाके कहते हैं हमारे यहाँ आओ, अमेरिका में जाके कहते हैं डेमोक्रेसी खत्म हो गया, इंग्लैंड में जाके डेमोक्रेसी खत्म हो गया। देश का अपमान करते हैं, धरती पे जा करके अपने देश का अपमान करते हैं। ऊपर राजनीतिक विशेषज्ञ लिखना चाहिए ना, वो किसी पार्टी का समर्थक होना चाहिए। सबका इस देश के अंदर हर मजहब का अधिकार है, इस देश के अंदर रहने वाले हर नागरिक धरती का अपमान करने वाला संविधान का हकदार है। आपके टूल किट का पाठ है, धरती को अपमान करने वाला प्रधानमंत्री बनता है, लेकिन अविनाश जी जैसे ऐसे लोग जो पर्दे के पीछे छुपकर कट्टरवादिता की ऐसी नींव पैदा कर रहे हैं जो देश के अंदर उन वर्गों के लिए घातक है, जो देश के अंदर आज ऐसा पैदा कर देंगे कि एक निम्न वर्ग का व्यक्ति अगर बारात में जाता है तो उसको घोड़े से उतार देते हैं, अगर एक व्यक्ति जा रहा था तो उसके सर पे मुंह देते हैं। धिक्कार आपकी पार्टी को और धिक्कार आप जैसे आप लोगों को। ठीक है रत्नाकर जी, अंकिता भंडारी के ठीक है, इसके बाद हाजी नाजिम का रुख करूंगा मैं। रत्नाकर जी,
ये भी तो बात सही है ना कि जो आरोप लग रहे हैं उसको डिफेंड करिए। ये जो कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम लीग है उसको लेकर जो बातें निकल कर सामने है, एनडीए में पहले मुस्लिम दलों से गठबंधन क्यों हुए, इसको लेकर चीजें आ रही हैं। साथ ही साथ हिंदुत्व की राजनीति में देश में धार्मिक विभाजन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और ये सारे आरोप सब कुछ आप पर है। देखिए आशीष जी, एक बात मैं कहूंगा कि बहुत जिम्मेदार प्रवक्ता होने के नाते कि इस देश में मुसलमानों की भी सहभागिता है, और अगर 2047 में भी तो रशीदी साहब क्यों कह रहे हैं कि पीछे रह गए, मर्डर करते हुए वो पीछे रह गए, उनको संभालने का, उनके लिए बात करने की जिम्मेदारी क्यों नहीं उठाई जा रही है, क्यों नहीं? मेरी पूरी बात जाने दीजिएगा, मेरी पूरी बात जाने दीजिएगा, जल्दी से, पूरी बात जाने समय के हिसाब से। ठीक है सर जी। 2047 में अगर हम विकसित भारत की बात करते हैं तो उसमें हर व्यक्ति, हर समाज के लोगों की सहभागिता है, जिसमें मुस्लिम समाज भी आता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।